साइक्लोट्रॉन एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, ये किस पर आधारित है? ये लॉरेंज बल के सिद्धांत पर आधारित है, नंबर एक। नंबर दो, जब किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है तो वह वृत्तीय मार्ग में घूम जाता है। नंबर तीन, जो साइक्लोट्रॉन है वो कैसे बनता है, ठीक है, इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं तो एक पूरा ऐसा वृत्त बना लेता हूँ, ठीक, और फिर इसको बीच में से अपने को इस तरीके से काटना है। ठीक, और ये इस तरीके से इसको आकार देना है। ये आमने सामने की है और ये इस तरीके से समानांतर बनाना है। ये इसको इस तरीके से समानांतर बनाना है। ये 2D दिखने लगी आपको, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं विक्स की डब्बी, आपने देखे होंगे, विक्स की डब्बी है, ठीक, उस विक्स की डब्बी को बीच में से काट दिया है, ठीक, काट के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया। बिस्किट यदि देखे आपने गोल वाले, तो उसको बीच में से काटा और थोड़ी दूर कर दिया, ठीक, तो जो आकृति अपने को प्राप्त होगी वो ये दो आकृति है। ये D1 और D2, ये डीज कहलाती है, D1 और D2, इनको बोलते हैं अपन डीज, ठीक है। ये धातु की बनी होती है, खोखली होती है और इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया गया है वो तल के लंबवत है, ये बना देता हूँ मैं, ये तल के लंबवत इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें रखा गया है, ठीक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इसको रखा गया है। ठीक, इन दोनों डीज को एक ऐसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है जिसकी आवृत्ति का मान, ये प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति का मान, इसको बोलते हैं उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती का क्या मतलब है अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसा स्रोत जिसमें धारा का मान समय के साथ बढ़े घटे, यानी प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत। एक ऐसे ही स्रोत को यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत लगाया गया है। अब इसके बाद ये बीच में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दोनों डीज के बीच का हिस्सा, ये 2 से 5 सेंटीमीटर होती है इसकी चौड़ाई, ठीक है, और इसके बीच में उस आवेश को छोड़ा जाता है जिसे हमें उच्च वेग से प्राप्त करना है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर एक आवेश को छोड़ दिया, ठीक है, ये बिंदु P पर, ये आवेश बिंदु P पर जो है प्लस Q आवेश है। किसी क्षण यदि ये प्रत्यावर्ती स्रोत इस तरह है कि किसी क्षण ये वाला ऋण पर हो और ये वाला धन पर हो, आपको पता है कि यदि धन पर, ये वाला धन पर, तो इसमें इस तरीके का धन रहेगा, तो सापेक्षिक रूप से दूसरा किस पर रहेगा? ऋण पर रहेगा। ये Q जो है हमेशा किस, प्लस Q किसकी तरफ आकर्षित होगा? माइनस की तरफ, और आकर्षित होकर इसके भीतर प्रवेश करेगा, एक निश्चित वेग से उसके भीतर प्रवेश करेगा। जब भीतर प्रवेश करेगा तो उसकी त्रिज्या mv/q हो जाएगी, मतलब वृत्तीय मार्ग घूमने लगेगा, क्योंकि वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के लंबवत प्रवेश कर रहा है। कल अपन ने चित्र बनाया था तो देखा था कि किस तरह से लंबवत प्रवेश करने पर वृत्तीय मार्ग घूमेगा। तो वृत्तीय मार्ग घूमते हुए इस तरीके से चलेगा। वृत्तीय मार्ग थोड़ा ठीक से बनाएंगे आप लोग, है ना। ये इस तरीके से चला और वृत्तीय मार्ग पूरा करके इस बिंदु B पर जैसे ही ये इस गैप में प्रवेश करेगा, जैसे ही ये गैप में प्रवेश करेगा, आवृत्ति कितनी ध्यान रखना, ये उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत जो है उसकी आवृत्ति f का मान qB/2πm है। q क्या है? उस आवेश का मान है। जैसे अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पर q का मान 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। m द्रव्यमान है जो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, हमें पता है दोनों के मान। b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आरोपित की गई वो भी पता है। तो ये सारी राशियाँ पता होने के कारण हम कैलकुलेट करके f निकाल लेते हैं। यदि f का मान 10⁻14 हर्ट्ज़ आया तो हमको जो आवृत्ति लेना है प्रत्यावर्ती स्रोत की वो भी 10⁻14 हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए, ठीक है, जरूरी चीज़ है। यही इसका सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सिद्धांत का। और इसी कारण से क्या होगा, जब ये T/2 समय में ये जो आवेश है घूम करके जैसे ही यहाँ बिंदु B पर पहुँचेगा, कितने समय पहुँचेगा? वो T/2 समय में, उतने ही समय में इसकी ध्रुवता आपस में बदल जाएगी, यानी ये प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से स्थिति आ जाएगी। ये वाला हिस्सा क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा।
और उसके कारण क्या होगा कि ये फिर से इसकी ओर त्वरित हो जाएगा। यानी जब भी हवा में आएगा तो वो उसका त्वरण धनात्मक होने के कारण उसका वेग बढ़ते जाएगा। तो पहले ये v1 वेग से प्रवेश किया था, यहाँ तक v1 वेग था, बाहर निकला तब भी v1 था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, अब उसका गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ करके माना उसका वेग v2 हो गया, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर ये बराबर q इंटू v होगा। यानी पहले जो गतिज ऊर्जा थी और अब यहाँ प्रवेश करते समय जो गतिज ऊर्जा रहने वाली है उनका अंतर, ये उसको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कहाँ से? विभवांतर से त्वरित होने के कारण। आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र लगाया गया है, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका मतलब कोई ना कोई विभवांतर है इसका। तो यदि भी विभवांतर है तो वही विभवांतर के कारण ऊर्जा का मान आवेश गुणित विभवांतर होता है। ये ऊर्जा उसे हर बार प्राप्त होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ m इंटू v2 स्क्वायर ये बराबर होगा हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। तो पहले से ऊर्जा थी और इतनी ऊर्जा और जुड़ जाएगी, और इसलिए अब ये अगली बार जब प्रवेश करेगा तो अधिक वेग v2 से प्रवेश करेगा। यहाँ किस वेग से प्रवेश करा था? v1 से। अब ये अधिक वेग v2 से प्रवेश करेगा। जब वेग का मान बढ़ जाएगा तो किसका मान बढ़ जाएगा? त्रिज्या का। तो अगली बार जब गोल घूमेगा तो ज़्यादा बड़ी त्रिज्या के बार में घूमेगा। लेकिन समय लेगा घूमने में जितना पहले ले रहा था, कारण उतना ही समय लेगा जितना पहले ले रहा था। क्यों? क्योंकि t/2 समय में आएगा और t का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, या आवृत्ति का मान किस पर निर्भर नहीं करता? वेग पर निर्भर नहीं करता। और वेग पर निर्भर नहीं करने के कारण उतने ही समय t/2 में वापस लौट के आएगा। ये जैसे ही ये यहाँ प्रवेश करेगा आएगा c पर, और जैसे ही इसे प्रवेश करेगा फिर से त्वरित होगा, क्योंकि अब तक क्या हो गया? ये माइनस हो गया है और ये प्लस हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया है। तो ये फिर से त्वरित होगा। यहाँ तक आते आते v3 वेग हो गया। v3 वेग का मान और ज़्यादा है पहले से, तो अब और अधिक त्रिज्या के मार्ग में घूमेगा। अगली बार जब आएगा यहाँ तक तो फिर से प्लस और माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया तो फिर त्वरित हो गए। और यहाँ पर जब प्रवेश करेगा तो और अधिक वेग v3 से प्रवेश करेगा। ये क्रिया लगातार चलती जाना है, यानी प्रत्येक बार आधा चक्कर मार के जब ये विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा बीच के, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र लगा हुआ है जिसकी दिशा लगातार पलटते जा रही है हर t/2 समय के बाद में, और वो विद्युतीय क्षेत्र उसको त्वरित करते जाएगा। अगली बार में यहाँ पर जब प्रवेश कर रहा है तो v4 वेग से प्रवेश कर रहा है, और अधिक त्रिज्या हो जाएगी उसकी। इधर आएगा फिर इसका वेग बढ़ जाएगा, v5 हो गया, और अधिक त्रिज्या के बार में चलेगा। डरो मत, अगली बार बाहर निकलने वाला है ये। यहाँ आया फिर और वेग बढ़ गया इसका, यहाँ तक आते आते v5 हो गया, ठीक, क्योंकि पोलरिटी बदल गई है, और ये इस तरीके से घूमते हुए यहाँ पहुँच गया। यानी लगातार चक्कर मारते जाएगा। हम जितना समझाने में टाइम लगा रहे हैं उससे पहले चक्कर मार के निकल चुका रहेगा कि वेग बहुत ज़्यादा है। यहाँ जैसे ही प्रवेश करेगा फिर v5, पहले v6 हो गया था यहाँ पर, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? v7। लेकिन अगली बार जब ये घूमेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक विंडो या एक खिड़की बनी होती है जो इसकी परिधि पर बनी होती है। ये ठीक इस पर आकर के इससे बाहर निकल जाएगा। ये जब आएगा तो अब इसमें प्रवेश करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर टारगेट या लक्ष्य रखा जाता है जिस पर उस धन आवेश को हमें डालना है, लक्ष्य कहलाएगा। तो ये अत्यंत तीव्र वेग से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के किस पे गिर जाएगा? लक्ष्य पर। जैसे कि अब इसका उपयोग कहाँ हुआ होगा मैं समझा दूँ। रदरफोर्ड का प्रयोग आपने पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि उसने सोने की एक पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार किया था। ठीक, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले थे, 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर उनकी ऊर्जा थी। अब यदि हम अल्फा पार्टिकल 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट वाले प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले अल्फा कणों की जो वेग होते हैं वो एक से नहीं होते, बस अलग अलग होते हैं। हर कण का वेग, हर अल्फा कण का वेग दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो उनको तो हम नहीं लेंगे। हम क्या चाहेंगे कि ऐसे जो निकलने वाले अल्फा कण हैं उनको एक विशेष त्वरक से, एक्सेलरेटर से, ये एक्सेलरेटर कहलाता है साइक्लोट्रॉन, इसमें से पास कराया जाए, इसमें से होकर निकाला जाए। ठीक, कई अल्फा पार्टिकल छोड़ देंगे, फटाफट फटाफट गोल गोल घूमेंगे, उनका वेग लगातार बढ़ते चले जाएगा, हर बार चक्कर मार के आएंगे आधे, तब तक इनकी पोलरिटी, ध्रुवता बदल जाएगी। फिर गैप में प्रवेश करेंगे, गैप में त्वरित होंगे, उनकी इतनी ऊर्जा हर बार बढ़ेगी क्यू भी से। जब ये ऊर्जा बढ़ेगी, वेग बढ़ जाएगा, तो अगली बार ज़्यादा वेग से प्रवेश करेंगे। लेकिन वेग बढ़ने से त्रिज्या जरूर बढ़ेगी, लेकिन किसका मान नहीं बदलेगा?
किसका मान नहीं बदलेगा? आवर्तकाल का मान नहीं बदलेगा। तो वापस यहाँ से यहाँ तक उतने समय सी तक पहुँचेंगे। सी तक आते ही साथ जैसी गैप में आएंगे फिर ध्रुवता बदल गई है, ये जो है ये ऋण पर आ गया वो धन पर, तो वो आकर्षित करेगा, फिर वेग बढ़ेगा और फिर इतनी ऊर्जा बढ़ेगी। हर चक्कर के बाद जब जब वो प्रवेश करेगा उस क्षेत्र में तो उसकी Q इंटू V इतने से ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ऊर्जा बढ़ने का मतलब गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ते जाएगा। और अंत में ये एक इसमें से बाहर निकलेंगे, इस विंडो में से, ये खिड़की है जो इसकी सतह पर बनाई जाती है। अब ये तो हमने अभी ऐसी अपने अंदाज से बना दिए, ठीक है। जब प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी सबकी स्थिति निर्धारित होती है, उन सबको किस एंगल से बाहर निकलना है वो भी निर्धारित होता है। सामने वो टारगेट जैसे सोने की पत्ती है उसको रख देंगे, उसके ऊपर उसकी बौछार हो जाएगी। सबके सब जो निकलेंगे एक से निकलेंगे अब इसमें से, ठीक। यही इसकी विशेषता है, ठीक। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक विशेष उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशों को तीव्र गति से या धन आवेशों की गति को बढ़ाकर 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड तक कर दिया जाता है, ठीक। 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड तक कर दिया जाता है। धन आवेश कौन कौन से होंगे? अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ऐसी धनावेशित आयन हो सकते हैं हल्के वाले, ठीक है। उनका उपयोग किया जाता है, उनको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऋण आवेशों के लिए नहीं करते, न्यूट्रॉनों के लिए नहीं करते। क्यों? अपन बाद में समझेंगे उसको। फिर से एक बार समझा दूँ, नीले कलर से जो दो डब्बियाँ बनी हुई हैं वो डीज कहलाती हैं, D1 और D2। और लिविंगस्टन नाम के दो वैज्ञानिकों ने बनाया था, ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले लॉरेंस और MS लिविंगस्टन नाम के जिन दो वैज्ञानिकों ने इनको बनाया था, उन्होंने नाल चुंबक का प्रयोग किया था। आजकल हम विद्युतीय चुंबक का उपयोग करते हैं, जिससे एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर लगाया जाता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, आवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी, तो हमारे पास किस तरीके के स्रोत उपलब्ध हैं उस आधार पर हम उसका B का मान का चयन करते हैं, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो अब आवेशित कण पर क्या होने वाला है वो अपन ने समझा था। फिर से एक बार समझा दूँ, आवेशित कण A पर है, ठीक। A से चलना शुरू किया उसने, या A यहाँ पर मान लिए, ये O पर है मान लिए। आवेशित कण प्रारंभ में कहाँ पर है? O पर, ठीक है। जैसे ही अपन ने इस उच्चावृत्ति के स्रोत को लगाया और मान लिया कि किसी क्षण, उस क्षण जब ये लगाया तब ये क्षण पर ऋण पर है ये, और ये धन विभव पर। आपको पता है प्रत्यावर्ती स्रोत जब लगाते हैं तो ध्रुवता लगातार बदलती जाती है। तो यदि इसकी ध्रुवता धन है तो इसकी ध्रुवता सापेक्षिक रूप से ऋण है, तो आवेश क्या होगा? ऋण क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, धन आवेश है वो, और उसके अंदर प्रवेश करेगा एक निश्चित वेग V1 से। पहली बार में हाफ V1 स्क्वायर जो मिलने वाला है, हाफ mv1 स्क्वायर, ये बराबर होगा Q इंटू V के, ठीक। अगली बार जैसे इसके भीतर प्रवेश करेगा एक निश्चित वेग से तो एक वृत्तीय मार्ग घूम जाएगा, ये वृत्तीय मार्ग घूम गया। ये वृत्तीय मार्ग घूम के जब B पर पहुंचेगा तो कितने समय बाद पहुंचेगा? T/2 समय बाद, ठीक है। उतने ही समय में इनकी ध्रुवता बदल जाती है आपस में, ऋण की जगह ये धन हो जाएगा और धन की जगह ये ऋण हो जाएगा। ये ऋण हो गया, तो ये क्या करेगा? जैसे ही बाहर निकलेगा धन आवेश उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और उसकी ऊर्जा और कितने से बढ़ जाएगी? QV से और बढ़ जाएगी, जिससे उसका वेग बढ़ जाएगा। यानी यहाँ जो वेग V2 आने वाला है ये किससे ज़्यादा रहेगा? V1 से ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा वेग से प्रवेश करने के कारण उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, लेकिन आवर्तकाल उतना ही रहेगा। तो पूरा आधा चक्कर घूमने ने यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगेगा। उतने समय फिर इनकी ध्रुवता बदल गई, ये ऋण हो गया है और ये धन, तो जैसे ही बाहर निकला यहाँ फिर वो आकर्षित करेगा। यानी बार बार जब भी ये गैप में आएगा बीच के, तो उस गैप में आते ही दूसरी तरफ जहाँ की उसके अपोजिट साइड जो है वो उसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे उसके वेग का मान बढ़ते जाएगा। धातु में जब धारा बहती रहती है तो धातु में कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो D1 और D2 में कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, और बीच के गैप में केवल विद्युतीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, और उसके कारण विभवांतर है। विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? विभवांतर होने पर। और ये लगातार बदलता है दिशा। क्यों बदलता है? क्योंकि लगाया गया स्रोत किस प्रकार का है? प्रत्यावर्ती है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे धन से ऋण हुआ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी, और वही तो हो रहा है। हर बार जब गैप में प्रवेश कर रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र उसके साथ इस तरह से आता है कि वो उसको सपोर्ट ही करते जा रहा है, हर बार धक्का देते जा रहा है। जैसे गैप पे आएगा, हर धक्के के कारण उसका वेग बढ़ते जाएगा, लगातार वेग बढ़ता चला जाएगा, और अंत में 5, 6, 7 चक्कर लगाते लगाते उसकी त्रिज्या जब किसके बराबर हो जाए? D की त्रिज्या के बराबर हो जाए, ठीक है, तब उसकी विंडो से, खिड़की से ये बाहर निकल जाती है। पूर्व निर्धारित खिड़की होती है, ठीक है, उससे ठीक स्पर्श की दिशा में बाहर निकल जाती है। ठीक, जैसे ही बाहर निकलती है सामने एक टारगेट या लक्ष्य लगा रहता है, उस लक्ष्य पर पड़ती है,
यही हमें करना था। हमारा काम का क्या था, एक तीव्र गति से चलने वाला धनावेश प्राप्त करना। ठीक है, तो ये अपन ने किया है। हर्ष समझ में आ गया? ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हर बार जो ब्लैंक स्पेस या खाली स्थान या जिसको अपन निर्वातित स्थान बोल रहे हैं, वहाँ जब प्रवेश करेगा तो विद्युतीय क्षेत्र के कारण उस पर बल कार्य करेगा और विभवांतर के कारण उस पर ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी Q × V के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इसका कार्यविधि। ठीक, अब इसमें अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी, ये सिद्धांत हो गया पूरा। सिद्धांत दो पार्ट में है कि जब भी किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है तो वह वृत्तीय मार्ग में घूमने लगता है, जिसकी त्रिज्या r और mv/qb होती है। तो r प्रोपोर्शनल होता है v के, यानी वेग बढ़ते जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन इसी समय आवर्तकाल का मान 2πm/qb या आवृत्ति का मान qb/2πm होता है, जो वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी हर आधे चक्कर के बाद भले ही उनका वेग बढ़ गया हो लेकिन आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा, इसलिए अगला आधा चक्कर भी उतनी समय में लगाएगा जितना उसके पहले वाला आधा चक्कर लगाया था। ठीक है, और निश्चित समय के बाद, निश्चित समय t/2 के बाद बार बार वो उस खाली स्थान में लौटेगा। और खाली स्थान की दूरी बहुत कम है, 2 से 5 सेंटीमीटर। उस खाली स्थान में हमेशा वो त्वरित होगा, उसका वेग बढ़ेगा। ठीक, और वेग बढ़ते जाएगा और अंत में अत्यंत तीव्र वेग से बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। पहला उपकरण था ये जिसका उपयोग किया गया था इस तरीके से अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले धनावेश प्राप्त करने के लिए। ठीक, इनकी अधिकतम ऊर्जा का मान कितना होगा आपको पता है यहाँ से कि r की वैल्यू आ गई है mv/qb। लेकिन r की वैल्यू यदि mv/qb है तो mv को लिखते हैं संवेग p/qb, और संवेग का मान होता है √2m × काइनेटिक एनर्जी /q × b। यदि हम अधिकतम गति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अधिकतम गति ऊर्जा से निकलने वाला ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो प्रोटॉन है, उसकी गति ऊर्जा KEM है यदि। ठीक है, अधिकतम गति ऊर्जा, और उस समय इसकी त्रिज्या कितनी है, d की त्रिज्या RD के बराबर। तो RD बराबर हो जाएगा √2m अधिकतम गति ऊर्जा q × b। इसको वर्क करके सरल करेंगे तो RD² q² b² ये आ गया /2m, ये बराबर हो जाएगा अधिकतम गति ऊर्जा KE मैक्सिमम। अधिकतम गति ऊर्जा को हाफ m × v मैक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m इधर आएगा, वर्क कर देंगे और रूट निकाल लेंगे तो v मैक्सिमम का माना जाएगा QB/RD/m। तो कुल मिला के किस पे डिपेंड करने वाला है, रेडियस ऑफ d के ऊपर, RD के ऊपर। तो आपको ज़्यादा वेग प्राप्त करना चाहते हो तो ज़्यादा बड़ी d लोगे। तो वेग कितना चाहिए इस बात पर निर्भर करता है कि d का साइज़ कितना होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक किसी भी त्रिज्या का ये d हो सकती है। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कितना वेग प्राप्त करना है। ये v मैक्सिमम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अधिकतम वेग कितना होगा। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन है इसमें, हम उतने हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये अधिकतम वेग का मान हो गया। ठीक, कई बार पूछ लेता है कि d की त्रिज्या यदि 22 सेंटीमीटर है तो एक अल्फ़ा पार्टिकल को यदि 1 टेस्ला के इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा या अधिकतम संभव वेग का मान कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको Q दे दिया, Q मतलब अल्फ़ा पार्टिकल है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो जाएगा, B चुंबकीय क्षेत्र है, 1 टेस्ला 2 टेस्ला जो भी दी है, रेडियस d की दे दी है उसने 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और m द्रव्यमान भी पता है अल्फ़ा पार्टिकल का कितना होता है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक के बराबर होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना हो जाएगा। तो ये सब अपने को पता है, वैल्यू रखोगे v मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन अपने को न्यूमेरिकल आते हैं JEE वगैरह में। ठीक है, इसलिए मैंने सूत्र बताया आपको। एक और महत्वपूर्ण बात इससे बताना था कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या है। उपयोग तो पता है इसका, और सबसे बड़ा उपयोग जो होता है ये प्रयोगशाला में तीव्र गति से चलने वाले धन आवेशों को प्राप्त करने के लिए होता है, जिनका उपयोग अलग अलग परमाणु और नाभिक से संबंधित प्रयोगों में होता है। ठीक, वहाँ इसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग वहीं है। ठीक है, इसका जो अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो लिमिटेशंस, कमियां हैं वो क्या क्या है। पहली कमी कि इससे केवल धनावेशों को त्वरित कराया जा सकता है, ऋणावेशों को नहीं। कारण है उसके पीछे, यदि हम ध्यान दें यहाँ पर तो Q/m, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो Q का मान तो इलेक्ट्रॉन का उतना ही होगा जितना प्रोटॉन का है, लेकिन m का मान 1840 गुना कम होगा द्रव्यमान का मान प्रोटॉन की तुलना में, और इसलिए आवृत्ति का मान 1840 गुना अधिक होगा। इतनी अधिक उच्च आवृत्ति के स्रोत, वैसी उच्च आवृत्ति है लेकिन उसकी और 1840 गुना अधिक आवृत्ति प्राप्त करना असंभव होता है। ऐसी रेडियो आवृत्ति, ऐसी स्रोत होता ही नहीं जिसकी इतनी अधिक उच्च आवृत्ति हो।
ठीक, नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, उसका द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण बहुत जल्दी वो बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो उसे कंट्रोल करना कठिन होता है, उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, और इसलिए हम नेगेटिव चार्जेस को इससे त्वरित नहीं कराते हैं। न्यूट्रॉन को तो कर ही नहीं सकते, ये भी अपने को एक लिमिटेशन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता, तो कैसे करा देंगे, नहीं करा सकते। लेकिन अपन देखेंगे कि न्यूट्रॉनों को भी त्वरित कराने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तो बताएंगे कि हम ऋणावेशित और अनावेशित आवेशों को इसकी सहायता से त्वरित नहीं करा सकते। दूसरी लिमिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हम 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा वेग प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने शुरू में बताया था कि इसका मुख्य उपयोग जो है ये 10⁶ मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे कारण है। हम जानते हैं कि एक सिद्धांत दिया गया था, जो कि किसने दिया था? जो दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का कहना था कि जब भी वेग का मान, किसी भी वस्तु के वेग का मान पर्याप्त रूप से अधिक हो, यानी प्रकाश के वेग से तुलनीय हो, तो उसके द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए समझ में आता है। ठीक है, लंबाई का मान भी बढ़ते हुए समझ में आता है, और समय घटते हुए समझ में आता है। ठीक है, समय घटते हुए समझ में आता है, यानी जब भी सापेक्षिक वेग अधिक होता है। जैसे एक अच्छा उदाहरण भौतिकी नहीं बल्कि मानवीय पक्ष लेकर बताया था कि यदि आप मार्केट में घूम रहे हो और बहुत चहल पहल है, अभी तो घूमना मत भाई, कोरोना है, ठीक है, लेकिन मार्केट में घूम रहे हो और बहुत ज़्यादा चहल पहल है, तो आपको वही 1 किलोमीटर दूरी कब तय हो गई पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको रात को 12 बजे बोला जाए कि पूरा मार्केट बंद है, या कोरोना में जब कर्फ्यू लगा रहता था तब बोला जाए कि अब आप घूम के बता दो 1 किलोमीटर, तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ स्थिर है और आप चले जा रहे हो, और आपको समय जो लग रहा है वो पर्याप्त रूप से अधिक है, जबकि उतने ही समय लगेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत बता रहा था, जो आइंस्टीन ने बताया था, कि जब भी वेग का मान बढ़ाते जाते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, लेकिन समय घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब वेग का मान कम लिख देते हैं, 10⁶ मीटर से कम, तो हम मान सकते हैं कि द्रव्यमान m, जो कि गतिक अवस्था में द्रव्यमान है, लगभग m0 के बराबर है, और इसलिए यहाँ पर इस समीकरण में m स्थिर बना हुआ है, इसलिए आवृत्ति और आवर्तकाल का मान स्थिर है। लेकिन जैसे ही हम इसका मान 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो m का मान बढ़ते जाता है। m का मान बढ़ने से किसका मान बढ़ जाएगा? उसका चक्कर लगाने में लगने वाले समय का मान बढ़ जाएगा, अधिक समय में आएगा। लेकिन आवृत्ति तो पहले ही बदल चुकी होगी, उसके कारण क्या होगा? अंदर जब प्रवेश करेगा और फिर से एक बार चक्कर मार के आएगा, हर बार पिछड़ते चले जाएगा, और एक समय आएगा कि विद्युतीय क्षेत्र के साथ ना निकल के उसके विपरीत दिशा में निकलना शुरू कर देगा वो, और बजाय वेग बढ़ने के घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यही कारण है कि एक निश्चित वेग से ज़्यादा वेग नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उसके बाद ये घटना होना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा वेग इससे प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसकी एक और लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन मैंने देख लिए कि ऋणावेशित कणों को अपन त्वरित नहीं कर सकते, अनावेशित कणों को भी इसकी सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता। लेकिन तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि इसकी सहायता से धनावेशों को यदि हम वेग बढ़ा भी रहे हैं तो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, अधिक करने पर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? तो ये इसका पूरा साइक्लोट्रॉन का चित्र हो गया, सूत्र और सिद्धांत हो गया, कार्यविधि भी समझा दिया, अधिकतम वेग का मान कितना होता है वो भी देख लिए, इसकी लिमिटेशन या कमियां क्या क्या है वो भी देख लिए। एक बार उपयोग को और समझ लें। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है किसके